आज का न्यू लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और ये कोई भी लेसन आज मैं जो भी चालू करूँगा लेसन केमिस्ट्री में, ठीक है। और अभी मैं केमिस्ट्री ख़त्म करूँगा, तो ये जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या 2021 में देने वाले हैं, ठीक है, उन दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। कोई भी लेसन, क्योंकि मैं ये जो 2022 में जो एग्ज़ाम देंगे 10 क्लास वाले स्टूडेंट, ठीक है, उनके लिए भी जैसे सिलेबस ख़त्म करना होता है ना, वही उसी तरीके से मैं सिलेबस ख़त्म कर दूंगा टोटली का, ठीक है, जो किसी भी लेसन का हो, ठीक है, केमिस्ट्री का किसी भी लेसन हो, कोई भी लेसन हो, फिर फिजिक्स का कोई भी लेसन हो, मैं बारी बारी से सबको ख़त्म करूँगा। तो आज का पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए देख लेते हैं पहले। और हाँ, 2021 वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैं इसके जो इसमें क्वेश्चन आंसर आएगा 2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल ही स्मॉल और बिल्कुल ही शॉर्ट में बताऊंगा, ताकि उनका भी क्या है ना कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। यही कोई शायद 17 फरवरी से है, ठीक है, 17 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो इनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो पहले समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ऐसा अभिक्रिया है ना कि एक बार बदलने के बाद, ठीक है, ऐसा होना चाहिए जो एक बार बदलने के बाद पुनः वो बदल नहीं पाए अपनी अवस्था में। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए दूध है, ठीक है, एक नहीं, मान लीजिए दूध है और दूध से दही बना दिया गया, ठीक है, दूध से दही बनता है। और अब जो दही बन गया तो फिर से इसे दूध नहीं बनाया जा सकता है। ये प्रक्रिया हो सकता है, ठीक है, दूध से दही बन सकता है, लेकिन फिर अगर आप ये भी चाहेंगे कि फिर से मैं दही से दूध बना दूँ, तो ये प्रक्रिया संभव नहीं है। तो इसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। ऐसा अभिक्रिया ना कि जो एक बार बदले फिर दोबारा बदल कर अपनी अवस्था में ना आ पाए, ठीक है, उसे बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। अब इसका क्या क्या होता है, मतलब कि इसमें कैसे कैसे क्या होता है, मैं उसे पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है। पहला पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, रासायनिक विक्रिया क्या होता है। इसका डिफिनेशन अगर लिखा जाए तो इसमें ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा परिवर्तन, ठीक है, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिनमें, ठीक है, जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है, पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसा परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया कब कहलाएगा, तो ऐसा परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये पहला पॉइंट हो गया, चलिए क्लियर है। और भी आगे है, और भी इसमें क्या क्या पॉइंट बन सकता है। जैसे में अब रासायनिक अभिक्रिया होता होगा तो इसका इस तरफ और इस तरफ हो तो कुछ बोला जाता होगा। जैसे एक तरीके से मान लीजिए कि दूध था, ठीक है, एक तरफ दूध लिए और ये बनने के बाद क्या हुआ, दही, इसे मतलब कि इसे बनाया गया दही के रूप में। तो इस तरफ वाला को क्या बोला जाता है, इस तरफ वाला को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया है, तो ये दूध ले रहा है भाग, ठीक है। और जो बनेगा, ठीक है, तो जो बना है वो बना है दही, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया था, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया था दूध, ठीक है, और बन गया क्या, दही। और एक बात और समझ लीजिए, सिर्फ दूध से ही नहीं दही बन पाएगा, ठीक है, इसमें और कुछ का रिएक्शन कराना पड़ेगा इसके साथ में, तभी तो ये बन पाएगा। किसी के रिएक्शन अभिक्रिया होने के लिए कम से कम 2 पदार्थों का होना आवश्यक है। 2 से ज़्यादा हो जाए लेकिन 2 से कम ना हो, ठीक है, 2 होना ज़रूरी है, कम से कम 2 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ तब वो जाकर वो रासायनिक अभिक्रिया के रूप में भाग लेंगे और नए पदार्थों का निर्माण करेंगे। तो इस तरफ का अब देखिए क्या होता है, एक क्या आप बताते हैं, दूध। तो जब इस तरफ तीर का जो इस तरफ होता है ना, उसको बोला जाता है अभिकारक, ठीक है, उसे अभिकारक कहा जाता है। और जो ये साइड होता है उसे प्रतिफल या उत्पाद दोनों बोल सकते हैं,
तो चलिए उत्पाद लिख लेते हैं। इसे उत्पाद बोला जाता है। बनने के बाद जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। इतना तक तो समझ में आपको आ गया होगा। फिर से रिप्ले कर देते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, डिटेल्स में बताएंगे, बट रिपीट कर कर बताएंगे ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो क्या है? तो दूध से दही बन जाएगा। तो ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, सिंपल उदाहरण। ऐसा परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसी को बोला जाता है क्या? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसमें लिख दें क्या? चलिए इसमें लिख देते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। चलिए लिख दें कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसा पदार्थ जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, लिए थे दूध और इसके साथ में और कुछ मिक्स करना पड़ेगा, जैसे दही का छोटा सा रूप, हल्का सा रूप ही, या कुछ अलग रूप ही, या कुछ अलग तरीका से इसमें मिलाया जाता है, तब ये दही का निर्माण, यानी किसी के साथ में तो रिएक्शन करेगा ना, तब तो ये बनेगा दही। ठीक है, तो दूध का टेस्ट या जो भी है और दही का टेस्ट जो भी है, ये दोनों का बिल्कुल क्या है? डिफरेंट हो जाए। यानी ऐसा पदार्थ है जिनमें नए गुण वाले, या नए गुण वाले, यानी इसका गुण तो अब अलग हो गया ना, इसके गुण से ये गुण, इसमें गुण बिल्कुल अलग हो गया, नया हो गया। ठीक है, तो इसी को बोला जा रहा है नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका क्या क्या उदाहरण हो सकता है? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या उदाहरण हो सकता है, चलिए अब वो बताते हैं। देखिए पहला उदाहरण हम बता चुके थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। ठीक है, क्या पहला था? क्या कि पहले तो बता दिए थे ना, दूध से दही का बनना, ये भी उदाहरण होगा। ठीक है, और भी है, जैसे भोजन का पचना, भोजन का पाचन। ठीक है, भोजन भी क्या होता है? जब भोजन पचने का मतलब जब भोजन का पाचन की जो प्रक्रिया है ना, ठीक है, इसे भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, और अलग है, जैसे में श्वसन क्या है? इसमें भी बदलाव है ना बदलाव। जैसे ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, इसमें भी बदलाव है ना। ठीक है, ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है। तो इसमें भी इसमें भी बदलाव हो रहा है। पाचन में हम लोग अलग अलग खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ खाते हैं। ठीक है, अलग अलग खाद्य पदार्थ खाते हैं और वो फिर अपशिष्ट के रूप में बाहर आता है। ठीक है, अपशिष्ट के रूप में, अपशिष्ट सॉरी, कुछ हिंदी को कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, अपशिष्ट के रूप में बाहर वो आता है। ठीक है, यानी भोजन का पाचन में भी क्या होगा? खाद्य पदार्थ खाएंगे, अपशिष्ट के रूप में बाहर आएगा। और श्वसन यानी जैसे कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? छूटता है, निकलता है हमारे शरीर से, तो ये भी है। ठीक है, तीसरा में क्या है? ये सब क्या बता रहे हैं? तो ये सब बता रहे हैं उदाहरण। किसका उदाहरण? तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। तो ये बताना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। भोजन का पाचन कैसे? तो देखिए, खाद्य पदार्थ खाएंगे, वो टूटेगा, टूट कर अलग अलग अणु में बदलेगा और वो फिर अपशिष्ट में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये वो भोजन का पाचन में भी हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। श्वसन, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये भी हुआ। चलिए अगला है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग लगना। देखिए, लोहे पर जब एक बार जंग लगेगा, ठीक है, और जैसे लोहा है, लोहा पे जंग लगा, तो जंग लगने के बाद लोहे में ना, लोहे की जो क्वालिटी होती है उसमें संक्षारण होने लगता है, कमी होगा। ठीक है, लोहे की वजन तो बढ़ेगा लेकिन उसके उसमें कमी होने रहेगा, क्वालिटी में उसकी कमी होगा। ठीक है, तो क्या हुआ? मतलब कि लोहे पर जंग लगा, तो जंग लगने के बाद जब मतलब जंग जैसे ही लगा है तो उसमें बढ़ोतरी नहीं होगा, वो बदल गया, कुछ ना कुछ बदल में गया। जो लोहा है वो जंग में बदल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और जब लोहा है और जब वो जंग में बदल रहा है तो जंग जो बना है, ठीक है, अब वो जंग से पुनः लोहा बनाने में बहुत कठिनाई वाली बात है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। तो ये इसीलिए बोला गया है लोहे पर जंग लगना भी क्या है?
रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट में देख लेते हैं। तो चौथा पॉइंट में ये है मैग्नीशियम फीते का जलना। ठीक है, मैग्नीशियम फीते का जलना, ठीक है। मैग्नीशियम फीते का जलना भी क्या है, इसी का उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। और पहला पॉइंट भी तो बता ही चुके, मैं बता चुका था, दही का बनना। ठीक है, दही का बनना यानी दूध से दही जब बन जाएगा तो ये भी अलग है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब सवाल ये उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता होगा, ठीक है, तो ऐसा ऐसा होता है प्रक्रिया, ऐसा इस तरीक़ा से उसका उदाहरण हो सकता है, जैसे कि मैग्नीशियम फीते का जलना, लोहे पर जंग लगना, ये सब किसका उदाहरण है, तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आप ये भी समझिए, ठीक है, कि कुछ तो और भी बदलाव होता होगा रासायनिक अभिक्रिया में, कुछ और बदलाव होता होगा, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, कुछ रंग किसी का बदल जाता होगा। ठीक है, और किसी में तापमान में कमी या बढ़ोतरी होता होगा। ठीक है, गैस भी उत्सर्जन होता होगा, तो ये होता है। तो अब हम बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। देखिए ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये रिलेटिव है, बिल्कुल रिलेटिव है NCERT से। ठीक है, NCERT, ठीक है, NCERT से रिलेटिव होगा, और ये दोनों के लिए, आई मीन सबके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर से। अब रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण क्या है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, के प्रेक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, इसमें क्या होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण, इसका इम्पोर्टेंट एक अगला पॉइंट में है। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहला है कि अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था उसका बदलेगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है रंग में परिवर्तन होगा। ठीक है, रंग में परिवर्तन होगा। तीसरा है, ठीक है, तापमान में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन। ठीक है, और चौथा में क्या हो सकता है, गैस का उत्सर्जन होगा, गैस का उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन होगा। ये इतना तरीक़ा से प्रक्रिया हो सकता है जब रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण किए। ठीक है, क्या क्या उसमें बदलाव हुआ, तो अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में भी बदल जाएगा। ठीक है, तापमान में परिवर्तन होगा, और गैसों का उत्सर्जन होगा। ठीक है, गैस का भी उत्सर्जन होगा। ये इतना तरीक़ा से पॉइंट इसका बन सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसमें क्या था, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, तो भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, यह है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण सिंपल में। ठीक है, अब लोहे पर जंग लगना, और ये भी था मैग्नीशियम फीते का जलना। एक इसका अगला क्वेश्चन अगर ये माना जाए, ये क्वेश्चन के तौर पे मानिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के तौर पे मानिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण कैसे कैसे कर सकते हैं, तो इसके अलग अलग पॉइंट हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, और गैस का उत्सर्जन होगा। ठीक है, इस तरीक़ा से, इतना तरीक़ा से भी उसके हम परीक्षण, आई मीन कुछ तो बदलाव हुआ होगा। ठीक है, कुछ बदलाव हुआ होगा, कुछ आकार बदला होगा, कुछ रंग बदला होगा। जब अभिक्रिया होगा, उससे एक अलग पदार्थ में बदलता है, अलग उत्पाद बन रहा है, तो कुछ तो परिवर्तन भी होगा ना, आकार में या कुछ में भी। जैसे कि दूध से जब दही बना, ठीक है, यहाँ बताते हैं, जब दूध से दही बना, मैं इसका उदाहरण बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सबको पता है, ये सारे, आई मीन हर घर में ये उपस्थित है और शामिल है, इसलिए मैं इसे बार बार एग्जाम्पल में ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे दूध से दही बना, ठीक है, तो जब दूध से दही बना तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है, कि दूध से जब दही बना तो दही का जो दही बनने के बाद जो उसका, आई मीन जो लिक्विड अवस्था था उसका, जो वो गाढ़ा टाइप पे हो गया। ये दूध था जो बिल्कुल, आई मीन द्रव अवस्था में, ठीक है, बिल्कुल द्रव अवस्था, लेकिन इसका द्रव अवस्था कुछ जैसा, द्रव अवस्था में कुछ कमी आया, इसके कुछ कुछ ठोस और कुछ कुछ द्रव अवस्था में ये बना। ठोस टोटली ठोस नहीं, बल्कि बिल्कुल जैसे आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, गाढ़ा रूप में, ठीक है, ये गाढ़ा रूप में बना।
तो इसके और इसके में कुछ आकार में कुछ बदलाव हुआ ना, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से है कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रेक्षण क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसमें प्रेक्षण कर सकते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, पहला पॉइंट है। रंग में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन होता है, और गैसों का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो चलिए अब अगला पॉइंट इसका क्या बनेगा, इसको हम देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए ये बन सकता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में संकेत का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, संकेत का इस्तेमाल क्यों होता है, ठीक है। ये पॉइंट है, एक तरीके से क्वेश्चन मानिए। ये क्वेश्चन आपको अगर ये पूछ दिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में संकेत का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो देखिए इसका बहुत सा एग्जाम्पल होगा, ठीक है। I mean 2-3 एग्जाम्पल तो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये है, इसका उदाहरण पहले ये दे सकते हैं कि इसमें जगह की कमी होती है, इसमें जगह की बचत होती है, लिख देते हैं, ठीक है, बचत होती है। और दूसरा, ये जो हमारे यहाँ जो संकेत चलता है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में संकेत का इस्तेमाल क्यों होता है, इसी के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें जगह की बचत होती है, और जो संकेत हमारे यहाँ चलता है जैसे सोडियम, तो सोडियम को Na से दर्शाया जाता है, इसका संकेत Na होता है। तो और भी अलग कंट्री में भी Na ही इस्तेमाल किया जाता है सोडियम के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि इसमें जगह की बचत होती है। अब देखिए, अब ये जो अब अगर किसी कहीं पे रिएक्शन कराना होगा और ये सोडियम लिखे तो ये काफ़ी बड़ा में जा रहा है, ठीक है। और अगर इसे संकेत के रूप में लिखे तो Na बहुत छोटा में आ रहा है, ठीक है। इसे भी सोडियम बोला जा रहा है, इसे भी सोडियम बोला जा रहा है। तो इसमें क्या हो, जगह में बचत हो रहा है ना, जगह में इतना ले रहा है, ये इतना ले रहा है, ठीक है। और रिएक्शन कराने में भी सुविधा होगा, ठीक है। काउंटिंग वगैरह भी करने में भी सुविधा होगा, और इधर उधर जो क्या करते हैं संतुलन करते हैं उसमें भी सुविधा होता है, ठीक है। इसके लिए ऐसा किया जाता है। तो बस आप यही समझ लीजिए, सिंपल यही बात है कि इसमें जगह की बचत होती है, और सारे जगह एक ही संकेत इस्तेमाल किए जाते हैं, सारे जगहों पे, ठीक है, सारे जगहों पे एक जैसा ही संकेत इस्तेमाल में होता है, संकेत इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये भी समझ सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में संकेत का इस्तेमाल क्यों होता है, ये क्वेश्चन बना, मैं क्वेश्चन को बता दिया कि ऐसा ऐसा हो सकता है इसमें कारण, ठीक है। अब एक और देखिए क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना ऐसा क्यों ज़रूरत है, ठीक है। तो आप समझिए, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं रासायनिक, ठीक है, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित, ठीक है, संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, आप समझ लीजिए। पहले ये समझिए कि जैसे कि फिर से मैं वही एग्जांपल पे आ रहा हूँ, दूध दही, ठीक है। जैसे कि दूध है, आपके पास में दूध 2 kg था, ठीक है, और इससे आप दही बना दिए, तो क्या दही 4 kg हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप 2 kg और प्लस में इसमें कुछ मिक्स किए थे, कुछ और मिक्स किए थे दही बनने के लिए, तो जिसका टोटली वज़न मतलब इनका जितना वज़न होगा, टोटल वज़न, ठीक है, टोटल वेट इसका जितना होगा, उतना ही, ठीक, उतना ही दही का ये क्या करेगा, दही का वज़न भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा, ठीक है। जैसे 2 लीटर लिए हैं तो ये भी 2 लीटर में बनेगा, 4 लीटर तो 4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर से कुछ ज़्यादा तो 4 लीटर से कुछ ज़्यादा, यानी कहने मतलब 100 ग्राम 200 ग्राम ज़्यादा तो 100 ग्राम 200 ग्राम ज़्यादा। तो ये होना ज़रूरी है। आप खुद समझिए कि जब 2 किलो दूध है मेरे पास में, उससे दही बनाया हूँ, तो 4 kg थोड़ी बनेगा, ठीक है, 2 kg ही बनेगा, ठीक है। हाँ, एक बात और है
कि जब दूध से दही बनेगा तो दूध में कुछ और मिक्स किया जाएगा, जैसे 100 ग्राम कुछ अलग चीज़ डाला जाएगा, तब वो दही का निर्माण करेगा। ठीक है, यानी थोड़ा सा दही डाला जाता है तो फिर दही बन जाता है। तो ऐसा कीजिएगा तब फिर उसमें ऐड करके इसमें फिर देखिएगा तो उतना ही उसका वेट होगा। और ये जो नियम है ये तो अपना संतुलन कर रहा है। ठीक है, अब ये तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। तो इसको बोला जाता है जैसे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो इसका मतलब है कि किसी भी जो इनका इसको जो ऐसे करने का जो तरीका है वो बताए थे, किस नियम के आधार पे किया जाता है ऐसा। तो ऐसा किया जाता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पे। पहले मैं आपको ऐसे ही बता दिया एग्जाम्पल से, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। ठीक है, क्यों ज़रूरत है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पे यहाँ पे लिख देते हैं द्रव्यमान, ठीक है, संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ही क्या किया जाता है, अगर क्वेश्चन में आ जाए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, और अगर अब आई मीन क्या बोला जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको यहाँ पे क्या मानना होगा, किस नियम के आधार पे किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें और एक पॉइंट ये होगा, पहले मैं बता चुका था ना अभी कारक सब, हाँ वो बता दिया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखते हैं क्या बनता है। अगला क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ये इसमें कैसे कैसे किया जा सकता है, इसका करने का क्या उपाय हो सकता है, क्या नियम है, मैं वो बताता हूँ। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है और ये किस नियम के आधार पे किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पे किया जाता है। तो इसमें क्या है कि Fe प्लस H2O, ये एक उदाहरण लिए हैं, बन रहा है क्या Fe2O3 और H2 का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इसे संतुलित करना है। तो आप ये देखिए यहाँ पे Fe कितना है, डबल, यहाँ पे Fe कितना है, सिंगल, यहाँ पे O कितना है, 3 है, और यहाँ पे O कितना है, तो सिंगल है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, और यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन, तो 2 है। तो हाइड्रोजन तो दोनों में बराबर है। ठीक है, तो चलिए पहले बाहरी रूप से चलते हैं। बाहरी रूप से चलने का मतलब है कि पहले बड़ा वाला देखते हैं। तो बड़ा वाला इसमें कितना है, O तो इसमें कितना है, 3 है, इसमें O तो 2 है, आई मीन सिंगल है। अगर हम इसे 3 भी बनाते हैं तो ये O तो 3 हो गया, तो यहाँ भी O 3 है। लेकिन यहाँ पे देखिए O 3 करने पे पहले मैं O आपको प्रसार करके बताता हूँ। जैसे देखिए, समझिए यहाँ पे जैसे H है, तो इसे 2 लिखने का, जैसे हम लोग को अगर लिखा जाए, संतुलित किया जाए, तो हम लोग 2 यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात पहले क्लियर कर लीजिए। जैसे Fe है, इसे 4 बनाना है, बना दीजिए। 9 बनाना है तो ठीक है, बना दीजिए। 16 बनाना है तो बना दीजिए। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि Fe है, इसे 16 बना दे ऐसे लिख के, तो ये गलत होगा। अगर Fe है बना दे 4 ऐसे लिखे तो ही गलत होगा। ये सब इस तरीके का करेक्ट हो सकता है, लेकिन इस तरीका में उपाय क्या होगा, गलत होगा। पहले आप ये समझ लीजिए। तो कोई भी तत्व हो, अगर आप ऐसे कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा तो गलत होगा, ऐसा में कीजिएगा बराबर करके तो फिर आई मीन ये क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। यहाँ पे O कितना था, 3, तो मैं इसमें 3 गुना किया। और एक बात और, जैसे कि H2O है, अगर आप 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ये, इसका अर्थ आप ये समझिए कि जैसे कि H2 है ना और O भी है, तो मतलब इसके साथ में O जुड़ा हुआ है, और आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरीक़ा से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में जाएगा ना, तो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, यानी 3H2 और प्लस 3O, यानी दोनों के लिए काम में आता है। अगर आप बगल में गुना कीजिएगा तो दोनों के लिए काम में आएगा। और अगर ये साइड दिया हुआ है तो बस इसी के लिए है। H के बगल में है, यानी H यहाँ पे डबल के काम कर रहा है। O के बगल में कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 है, और ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे गुना होता है। ठीक है, जैसे 3 एकम 3, यानी O भी कितना हुआ, 3 हुआ, 3 दूना 6, यानी H कितना हुआ, 6 हुआ। समझ लीजिए बढ़िया से, फिर से समझा देते हैं। H2O है, अगर 3 से ऐसे मल्टीप्लाई हो तो इसका मतलब ये है कि ऐसे आपको गुना करना है,
सबको ऐसे गुना करना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 3 एकम 3, यानी ओ कितना हुआ, 3 हुआ। ओ कितना हो गया, 3 हो गया। 3 दूना 6, यानी एच कितना हुआ, तो 6 हुआ। ऐसे आपको गुना करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसे बताते हैं। अब इसे अब आपको संतुलित करना समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था, ये सब यही से इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। तो ओ 3 था तो 3 किए, 3 दूने 6 हो गया एच। तो एच यहाँ पे कितना है, दोनों साइड बराबर आना चाहिए, तभी द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन हो पाएगा। तो यहाँ पे तो 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है, तो चलिए यहाँ भी 3 करते हैं। तो जब यहाँ भी 3 कर दिए तो 3 दूना 6 यहाँ भी हो गया, 3 दूना 6 यहाँ पे भी हो गया, ओ 3 तो ओ 3। चलिए ये सब तो कंप्लीट हो गया। एफ ई कितना है, 2 है, लेकिन एफ ई यहाँ पे कितना है, तो 1 है, कर दिए 2 से। अब देखिए 3 दूना 6, एच कितना है, एच कितना है हुआ, तो एच हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ भी 3 दूना 6, एच यहाँ पे भी 6 है। चलिए एच तो बराबर हुआ, हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब ओ कितना है, तो ओ देखिए ऐसे मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो ओ तो है 3, ठीक है। ओ कितना है आपका, 3 है। यहाँ पे ओ कितना है, तो यहाँ भी ओ आपका 3 है, ठीक है। एफ ही यहाँ पे कितना है, तो डबल है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ भी एफ ही कितना कर दिए हैं, 2 कर दिए, ये बराबर हो गया। यानी ऐसे ही किया जाता है संतुलित, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा संतुलित करने के लिए। अब एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे कि रासायनिक समीकरण जब दिया ऐसे इस तरीक़ा से बनाया जाता है तो कहीं कहीं के कुछ लिखा हुआ होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे में देखिए एफ ही, इसके बगल में लिखा रहेगा एस, ठीक है, और H2O इसके बगल में है जी, और तीर के निशान के बाद में है Fe2O3, इसके बगल में भी एसी लिखा हुआ है, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है ये है H2 है, तो इसके साथ में जी लिखा हुआ है। तो ये सब क्या होता है, ये एस लिखा होता है, कहीं कहीं किसी किसी में जी लिखा होता है, ये सब क्या होता है, तो यही बता रहा हूँ। तो देखिए ये सब क्या होता है, ठोस से इस्तेमाल किया जाता है, ठोस को इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड यानी एस से, ठीक है। आई मीन एस जब इसके बगल में लगा हुआ है तो जो एफ ही है ना, ये ठोस हुआ। जैसे लोहा क्या होता है, हार्ड होता है, ठोस होता है, तो मतलब एफ ही क्या हुआ, ये ठोस अवस्था में हुआ, यानी ठोस रूप में होता है, तो इसलिए इसके बगल में एस लगा हुआ है, यानी ये ठोस है। बात है समझ। जैसे द्रव्य अगर रहेगा, कोई अगर द्रव्य रहेगा तो उसके साथ में आई का इस्तेमाल किया रहेगा, ठीक है। आई मीन एक तरीके से लिक्विड समझ लीजिए, ठीक है। जब गैसीय आई मीन एल का इस्तेमाल किया हुआ होगा, ठीक है। आई तो नहीं होगा, शायद आई ही होगा, ये आई ही होगा, ठीक है। और अगला है गैसीय अवस्था, ठीक है, गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था के बगल में क्या लगा रहेगा, तो जी लगा रहेगा, ठीक है। एक और है जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन, यानी जल में क्या हो जाएगा, वो घुल जाएगा। तो जलीय विलयन में क्या लगा रहेगा, तो ए क्यू लगा रहेगा, ए क्यू, ठीक है, ए क्यू। ये तरीका आपको याद रखना चाहिए, ये तरीका से आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या है। ये क्या है, H2 क्या है, तो गैस है, जी लगा हुआ है तो गैस है। Fe2O3 ये क्या है, तो ठोस है। H2O क्या है, तो ये तो यहाँ पे गैस में बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है, गैस में, ये बता रहा है गैस में, ऑक्सीजन के लिए बोल रहा होगा, हाइड्रोजन के लिए बोल रहा होगा, तो ये भी गैस के रूप में ही होगा, लेकिन ऐसे तो होता है जल में, ठीक है। ये भी, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमको नहीं लग रहा है, ये कुछ गलत में आ रहा है शायद, यहाँ से कुछ गलती हो गया होगा, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन के लिए बस खाली बोल रहा है, तो ऑक्सीजन के लिए तो गैस ही होगा ना, ऑक्सीजन के लिए तो खाली गैस ही होगा। ये प्रक्रिया होता है, ठीक है। ये भी आपको समझ में होगा। कुछ अगर गलती बता दूं तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में कर दीजिएगा कि ये आप गलत बताएं हैं, तो मैं उसे देखकर फिर से पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। किसी के लिए गलत भी हो जाए, कोई चीज़ क्वेश्चन में अगर गलत बता दूं तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसका। शायद ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे ही कोई 25-30 मिनट का हो चुका है, तो अगर और इसमें बनाएंगे तो और प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अपलोड करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है फिर। तो एक काम कीजिए, ये आप मान लीजिए कि इसका पहला पार्ट था, और दूसरा पार्ट मैं अगले वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए,
और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ओपन कर लीजिएगा और जितना से ज़्यादा हो सके आप इसे, ठीक है, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास में भी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और उन लोगों के पास में भी जो इस बार नहीं बल्कि नेक्स्ट बार एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, थैंक यू।